हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि हम रीट लेवल फर्स्ट सेट नंबर 2011 के हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। चलिए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ ऑफ द नंबर 425 और 476, मतलब कि संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समावर्तक क्या है। दोस्तों, आप महत्तम समावर्तक मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने मत लगना, इससे आपका समय बर्बाद होगा। दोस्तों, मैंने बोला है कि जब भी आप क्वेश्चंस करो ना, ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, 4, 5, 17, 51। देखना, जैसे मैंने ऑप्शन देखे ना तो ऑप्शन ए और बी ऑटोमेटिकली गलत हो गए। पता कैसे? आप मुझे बताओ, 425 और 476 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी होगा वो 425 और 476 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? छोटी सी बात है भाई साहब, 425 और 476 से आप कुछ कॉमन ले रहे हो, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 425 और 476 दोनों को डिवाइड करेगा। अब मुझे बताओ, क्या 4 हमारा 425 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लास्ट जब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना तो लास्ट के 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कितना हुआ? 25। 4 छंग 24 होता है, ना कि 25 होता है। तो जब ये 4 425 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 425 से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 नहीं ले सकते हैं। सो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी देखो, क्या 476 में कॉमन होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्यों? 476 हमारा क्या है? इवन नंबर है भाई साहब। अगर लास्ट में लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो ना, तभी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी नंबर हो उसमें हम 5 कॉमन नहीं ले सकते 0 और 5 के अलावा। समझे? तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, क्योंकि 476 में कॉमन है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे होगा? आप मुझे बताओ। 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब देखो, ऑप्शन सी क्या लिखा? 17, और ऑप्शन डी क्या लिखा? 17 तिया 51। ऑप्शन डी क्या लिखा? 17 तिया 51। आप मुझे बताओ, 51 है, इसका मतलब कोई भी नंबर होगा ऊपर, वो हमारा 17 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। आप मुझे बताओ, 425 क्या 3 से कटता है? अगर 425 3 से कटने का नियम क्या है कि सम ऑफ डिजिट होना, 4 2 6 6 5 11। 11 कभी भी 3 से नहीं कटता है, 3 चौको 12 होता है, ना कि 11। तो 425 जब 3 से ही नहीं करता है तो वो 51 से कैसे कटेगा? 51 तो 425 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब बताओ मुझे, 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो चौथे की सही होना इसकी क्या हो जाती है? मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, बस आप थोड़ा सा ऑप्शन पर नजर रखो। ऑप्शन इतने वीक दिए जाते हैं आपके एग्जाम में कि आप क्वेश्चंस को मजाक बना दोगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों ये सोल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि संख्याओं 90, 60, 75, 35 का लघुत्तम समावर्तक है। मतलब कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ द नंबर्स 90, 60, 75 एंड 35। आप मुझे बताओ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एलसीएम मतलब क्या होता है? मतलब कि यहां पर जो भी 4 ऑप्शन दे रखे ना, 1 2 3 4 ऑप्शन में हमारा कोई एक एलसीएम होगा। जो भी नंबर होगा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जो भी नंबर कॉमन होगा वो हमारा 90 से पूरा पूरा कट जाएगा, 60 से पूरा पूरा कट जाएगा, 75 से पूरा पूरा कट जाएगा, 35 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे हम कहें 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 3 चौको 12 होता है। 12 यहाँ जैसे ऑप्शन में होता है, तो अगर मैं कहता कि 12 अगर नंबर है तो वो हमारा 3 से भी पूरा पूरा कटेगा और 4 से भी कटेगा, तभी तो एलसीएम 12 होगा। देखो, 3 चौको 12 और 4 तिया 12। इसका मतलब ये हुआ वो नंबर 90 से भी कटना चाहिए, 60 से भी कटना चाहिए, 75 से भी कटना चाहिए, 35 से भी कटना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे ना, इस 35 को देखो, इस 35 को अगर देखोगे ना, 35 क्या होता है? 5 7 35। इसका मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए कोई भी कॉमन, जो भी एलसीएम दे रखा है ना, इसमें
वो संख्या 5 से भी करनी चाहिए और 7 से भी करनी चाहिए, तभी तो वो संख्या 35 से कटेगी। 35 क्या है, एक हमारा कंपोजिट नंबर है। जब भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे आपको 12 का चेक करना, डिविजिबिलिटी 12 का चेक करना मतलब 3 से भी करनी चाहिए और 4 से भी करनी चाहिए। ऐसी संख्या 35 है। 35 को हम अगर सोचे तो 5 सतह 35 होता है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर वो तो 5 से भी करना चाहिए और 7 से भी करना चाहिए। क्यों ना हम 35 को चेक करते हैं। 5 से करने का नियम, लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 0 और 0 हो या 5 हो, तभी वो संख्या 5 से कटेगी। देखो 0 तो सब में, अब 7 से काटो। 7 से करने का नियम क्या है, 7 से डायरेक्ट काट लो ना। 7 या 21, 6 हुआ, 60 हुआ, नहीं कटेगा ना। 7 8 56, 40, लास्ट में 4 बचा, 40 हुआ, मतलब ये संख्या 7 से कटेगी नहीं। 7 से नहीं कटेगी तो 35 से कटेगी। कैसे कटेगी, जब 35 से ही नहीं कटेगी तो वो संख्या, इस संख्या की जो भी नंबर दे रखा है ना, उसका एलसीएम कैसे होगा, 2700 गलत हो गया। अब देखो ये क्या है, 7 से कटती है, 7 निम 63 ये कटती है। इसको मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, समझे। अभी अगर सबरी 7 से कट रही है संख्या ना, तो हम 75 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 75 मतलब 25 या 75, फिर 25 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसकी भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। हम पहले 35 से देख ले रहे हैं, क्योंकि 7 हमारा क्या है, ये आवाज नंबर है, समझे। अब देखो 7 से क्या ये कटेगा, 7 6 42, 50 हुआ, 0 हुआ, 7 7 49, एक कैरी हुआ, एक रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर अगर 0 होता तभी तो संख्या 7 से कटती पूरी। रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब ये भी 7 से नहीं कटेगी। अब मुझे बताओ क्या ये 7 से कटेगी, 7 से काटो ना। 7 या 21, 6 हुआ, 65 हुआ, 7 निम 63, 2 20 हुआ। 20 क्या 7 से कभी कटता है, बिल्कुल भी नहीं कटता है। मतलब कि 3 ऑप्शन डायरेक्ट ही गलत हो गए। ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। जब ये 3 ऑप्शन 35 से ही नहीं कट रहे हैं तो हम ये एलसीएम कैसे हो सकते हैं। एलसीएम ऐसा वही हो सकता है जो भी, जैसे 3 4 है, 3 4 का एलसीएम 12 तभी हो सकता है वो संख्या जब 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। सेम कंडीशन एलसीएम तभी हो सकता है जब कोई भी नंबर हो वो 35 से भी पूरा करना चाहिए, 90 से भी करना चाहिए, 60 से भी करना चाहिए, 75 से भी करना चाहिए और 35 से भी करना चाहिए। 35 से 3 नंबर तो गलत हो गए डायरेक्टली, तो ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है साहब। आप एलसीएम निकाल लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ देखो ना कौन सा नंबर किससे कट रहा है यार, चीजें आसान हो जाएंगी अपने भाई साहब। कुछ ही समय में सोल्यूशन आ जाएगा आपका, समझे। तो इस प्रकार से सॉल्व करोगे ना तो समय काफी बचाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन पर नजर रखोगे, सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 5 पर्सन पेंट ए हाउस, मतलब 5 व्यक्ति हैं, कोई हाउस को पेंट कर रहे हैं। कितने दिन में, इन 3 days व्हेन दे वर्क 8 hours एवरी डे, मतलब प्रत्येक 8 घंटा काम करते हैं, 3 दिन लगाते हैं। किसी 5 पर्सन है किसी हाउस को पेंट करने में। क्या कह रहा है, देन इफ 1 पर्सन वर्क 4 hours एवरी डे, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब कि एक पर्सन अगर 4 घंटे प्रतिदिन काम करेगा ना तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आप हिंदी में पढ़ लो। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना आप किससे लगा सकते हो, एक फार्मूला आता है MDH मसाला, सुना होगा। MDH अपॉन वर्क इक्वल टू M1 D1 H1 अपॉन W1। ये क्या होता है, यहाँ मान लो ये चीज फार्मूला आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ टाइम एंड वर्क अगर किसने पढ़ा होगा ना, टाइम एंड वर्क अगर पढ़ा होगा तो ये फार्मूला 100% पढ़ा होगा। इसमें क्या, मैन डेज और हावर्स इक्वल टू सेकेंड मैन सेकेंड डेज सेकेंड हावर अपॉन टोटल वर्क। वर्क सेम ही रहता है यहाँ पर, जैसे W1 मान लो, वर्क टोटल जितना भी वर्क काम किया है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्क यहाँ देखो वर्क तो सेम ही दे रखा है, इसका मतलब W का कोई काम नहीं है। आपको क्या लगाना, मैन देखो यहाँ कितने हैं, 5 मैन है, और देखो डेज कितने हैं, 3 डेज है, और हावर कितने, मैन इंटू डेज इंटू हावर कितना है, 8। ये इक्वल टू किसके होगा। अब देखो वर्क क्या, वर्क तो एक हाउस की मकान की पुताई कर रहा है ना, तो वर्क तो टोटली वर्क हो जाएगा। यहाँ वर्क से लेना देना नहीं, वर्क से लेना देना नहीं, तो वर्क नहीं लिखते हैं, समझे। अब देखो एक व्यक्ति 4 घंटा काम करके, एक मैन हो गया, और हावर कितना हो गया, डेज पूछ ही गया आपसे, हावर कितना, 4 घंटा काम कर रहा है, MDH लगा दिया। MDH इक्वल टू MDH। अब यहाँ से देखो क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, डेज निकल जाएगा, बिल्कुल काट दो ना, 4 दूनी
8, देखो 2 3 6, 6 पंचे 30, मतलब कि डेज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डेज बराबर क्या हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन 30 दिन, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, MDH मैन डेज हावर से रिलेटेड, तो आपको कुछ नहीं लगाना है, M1 मान लो, चाहे MDH मान लो, MDH इक्वल टू MDH लगाना है बस, M1 D1 H1, मतलब दूसरा काम इसको इक्वल टू करना है जब वर्क समान हो। और वर्क समान ना हो, मतलब कहे कि 2/3 वर्क कर लिया तो 2/3 वर्क इधर कर लिया और बचा 1/3 वर्क इधर कर दो। जब वर्क समान हो तो ये फार्मूला लगा दो, MDH इक्वल टू M1 D1 H1, समझे। MDH को याद रखो, MDH मसाले आपने सुने होंगे, बस चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन आर 200 if the average of marks obtained in 3 subject is 48 then how many marks आर ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट। बहुत ही आसान सवाल है, एवरेज का बहुत ही सिंपल सा फंडा यूज किया गया है इसमें। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल प्राप्त अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक क्या होंगे। आप मुझे बताओ 4 सब्जेक्ट में कितने टोटल मार्क हैं, 200 मार्क्स प्राप्त कर लिए टोटल चारों सब्जेक्ट को मिला के। यहाँ देखो क्या दे रखा, 3 सब्जेक्ट का एवरेज दे रखा है। एवरेज से हम टोटल मार्क निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ मार्क, मतलब कि जो भी टोटल मार्क दे रखा अपॉन जितने भी नंबर दे रखे हैं, ये एवरेज का हमारा फार्मूला हो जाता है। टोटल नंबर जितने भी टोटल सम ऑफ मार्क करोगे ना यहाँ पर, उतने ही टोटल नंबर आप निकाल सकते हो, समझे। अब आपको करना क्या, एवरेज दे रखा 48 अपॉन सम ऑफ मार्क, मतलब टोटल सम निकालना है आपको। टोटल सम कितना आया, टोटल को मैं टी मान ले रहा हूं, और देखो टोटल नंबर कितने हैं, 3 विषय हैं। आप मुझे बताओ टोटल सम निकालने के लिए इधर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे ना तो टोटल सम हमारा कितना आएगा, टोटल सम मार्क जो है कितने आ जाएगा, 3 × 24 की 4, 3 × 12 2 14, 144 आ जाएगा। मतलब कि 3 विषय में उसको कितने मार्क मिले, टोटल 144। आप मुझे बताओ 4 विषय में 200 मार्क हैं और उसको 3 विषय में 144 मार्क मिले, तो मेरे बच्चों एक विषय में घटा दो ना, 4 में से 3 गया, एक विषय में आपको कितने मार्क होंगे, 200 में से जब 144 जाएगा कितना बचेगा, 56। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो पूछ रहा है ना कि चौथे विषय में, मतलब कि 3 विषय तक तो मार्क 144 थे, तो चौथे विषय में माना कि एक विषय हो गया, तो एक विषय यानी कि एक विषय को या चौथे विषय को, जो भी लास्ट विषय होगा उसमें कितने मार्क होंगे, 56। देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों एवरेज का बहुत ही छोटा फंडा, मतलब नॉर्मल फार्मूला ही, बेसिक फार्मूला ही इसमें अप्लाई किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आसान हो गई होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। ए पर्सन सोल्ड ए साइकिल एट ₹935, मतलब कि कोई व्यक्ति है साइकिल को बेचता है कितने में, 935 रुपए में, विद अ गेन 10%, मतलब 10% प्रॉफिट के साथ। फिर क्या कह रहा है कि देन एट हाउ मच अमाउंट डिड ही परचेज द साइकिल, मतलब कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% के लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, आपको कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदी थी वो पूछ रहा है। आप मुझे बताओ उसने क्या किया, मान लो यहाँ कोई कॉस्ट प्राइस होगा, उसमें उसने 10% प्रॉफिट के साथ में कितने में सेल कर दी, 935 रुपए में उसने सेल कर दी 10% प्रॉफिट के साथ में। आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस यहाँ जो भी होगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यार। कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना हुआ 935, कितने परसेंट प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट के साथ बेची। आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस जहाँ ये होगा वो कॉस्ट प्राइस हमारा 935 से कम होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जब कम होगा ना तब आप उसमें प्रॉफिट परसेंट लगा रहे हो ना, प्रॉफिट लगा रहे हो मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस कितने में बेच रहा है 935 में, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य होगा वो सेलिंग प्राइस से कम होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं।
सेलिंग प्राइस से कम होगा, मतलब 935 से कम होगा, 935 से कम होगा कॉस्ट प्राइस, तो 945 कहाँ से हो जाएगा, 1085 कहाँ हो जाएगा, 1085 में आप खरीद रहे हो और 935 में बेच रहे हो, तो ये नुकसान होगा यार, प्रॉफिट नहीं होगा मेरे दोस्त, समझे। दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही गलत हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आप चेक कर लो ना, किसमें 8-10%, 850 जैसे मैंने लिया कॉस्ट प्राइस, इसमें अगर मैं 10% प्रॉफिट के साथ बेचूंगा ना, तो देख लो क्या यहाँ 935 बन रहा है। 850 का 10% कितना होता है, अगर आप ना निकाल पा रहे हो तो 10% मतलब 10/100, जीरो जीरो काटो, जीरो जीरो काटो। 850 का 10% कितना हुआ, 85, मतलब कि 850 में जब 85 जोड़ोगे कितना आ रहा है, 5 की 5, 8 5 13 की 3, 8 1 9, 935 आ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 850 ही होगा। तभी आप 10% के प्रॉफिट में बेचोगे ना, तो चीज हमारी 935 में बेचेगी। दोस्तों, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ लॉजिकल समझो यार, चीजें आसान हो जाएंगी। इतने सिंपल आपके ऑप्शन दिए जाते हैं ना, आप क्वेश्चंस को मजाक बना दोगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि ए पर्सन टूक सम लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 15% एनुअल इंटरेस्ट इफ ही पेज बैक ₹7250 आफ्टर 3 years, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। जब ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होता तब तो हम मानते। इसका मतलब जो 15% है वो हमारा साधारण ब्याज ही होगा। जब कुछ लिखा नहीं होता है तो ब्याज हमारा साधारण ब्याज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है। अब क्या कह रहा है कि अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपए वापस करता है बैंक को, तो उसने कितना रुपए उधार लिया था, आप मुझे बताओ। 15% एक साल में लगता है उसका, 15% वार्षिक लिखा है, एनुअल, वार्षिक मतलब एक साल, 15% एक साल में। फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लॉजिकल समझो खाली। 15% एक साल में, आप मुझे बताओ तो 3 साल में कितने परसेंट ब्याज होगा, 15 या 45। साधारण ब्याज में सिर्फ मल्टीपल ही होता है। 3 साल में 45% ब्याज होगा। आप मुझे बताओ, ये देखो 3 साल में उसने 45% ब्याज दिया, बाद में उसने कितने रुपए दिए, फाइनल 7250, मतलब 7250 रुपए दिए प्लस ब्याज सहित में। 7250 जो अमाउंट है, इसमें ब्याज भी है और जो आपने लोन लिया था वो भी है। आप मुझे बताओ, ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे जाओ, बहुत ही आसान, देखना ऑप्शन पे जाओ, किस नंबर को मैं उठाऊं कि उसका 45% ब्याज भी दे दूं। टोटल मिलाकर हमारा कितना होना चाहिए, 7250 होना चाहिए। लेट से एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, मतलब ऑप्शन नंबर ए उठाया, ऑप्शन नंबर ए कितना उठाया, 5000। आप मुझे बताओ 5000 का 45%, ऑप्शन ए देख लो कितना आसान हो। 5000 का 45% ना लेके 5000 का मैं 50% मान ले रहा हूँ, 45% छोड़ के 50%। 5000 का 50% कितना होगा, 2500। 5000 तो अमाउंट हो गया, 2500 हमारा ब्याज हो गया। 5000 और 2500 कितना हुआ, 7500। क्योंकि हमने 5% एक्स्ट्रा लिया है तो 7500 आ रहा है, 7500 से कम आएगा हमारा, जो कि हमारा यहाँ दिया गया 7500 से कम। इसका मतलब ऑप्शन ए उठाना हमको चेक करना आसान रहेगा, क्योंकि चीज़ें आसान हो रही हैं। देखो ना, 5000 हुआ, इसका 45% निकालो, 45/100, 2 जीरो खत्म। अब 50 गुणा 45 करोगे कितना आएगा हमारा, 2250 आएगा, क्योंकि 45 का आधा कितना होता है, 22.5, और दशमलव जीरो लगा ही दोगे, कितना हो जाएगा, 45 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 5000 में अगर 2250 जोड़ेंगे, क्या हमारा 7250 आ रहा है? अगर 7250 आ रहा है तो चीज़ें सही है। 5000 में 2250 जोड़ो, बिल्कुल आ रहा है भाई साहब 7250। इसका मतलब ये हुआ, उस भाई साहब ने 5000 रुपये बैंक से लोन लिए, 15% की ब्याज की दर से उसने 3 साल में, जो कि 45% ब्याज हुआ, जाके ब्याज अमाउंट कितना हुआ हमारा 2250, तभी जाके उसने 7250 रुपये, जो कि सवाल कह रहा है ना 7250 रुपये चुकाए। इसका मतलब उसने लोन कितना लिया था हमारा, 5000 ही लिया था। दोस्तों, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकल से समझोगे ना चीजें आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 6 months विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 8% ब्याज है,
वो भी किस पे, कैलकुलेटेड 6 मंथली, मतलब कि ये जो ब्याज है ना ये 6 मंथली ही कैलकुलेट है। अगर इसको मैं एक साल में देखूंगा ना, एक साल में ये ब्याज कितना हो जाएगा, 16% लगेगा, मतलब 16% एनुअल। ये 8% क्या दे रखा है, 8% 6 मंथ का ही इंटरेस्ट दे रखा है। ये चीज़ इसमें बहुत ही पकड़ने लायक है। आप मुझे बताओ 6 महीने का ब्याज चाहिए, 6 महीने का ब्याज चाहिए तो 500 रुपये का जो 8% समाई दे रही है ना, 8% ही रेट दे रखा है। आप देखो यहाँ पर अगर 16% एनुअली दिया जाता, एनुअली मतलब वार्षिक, और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाता, 8% ही हो जाता। तो 500 का 8% कितना हो जाएगा हमारा, 8×40 और 2 जीरो खत्म ही हो जाएंगे, तो 40 रुपये हो जाएगा। 40 रुपये कहाँ दे रखा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप ये मत करने लगना कि 500 का आप 4% निकालो, 8 का आधा मतलब 6%, मतलब 6 महीने का जो ब्याज होता है वो परसेंट का आधा होता है, तो 8% का आधा 4% मत निकालना, क्योंकि 4% आप तब निकालते जब 8% आपको वार्षिक दिया जाता। 8% आपका छमाही दे रखा भाई साहब कि 6 महीने में 8% ब्याज ही लगेगा, समझे। छमाही लिखा है साफ साफ आंखों शब्दों में। आप 20 मत मार्क देना, क्योंकि ऑप्शन ए देखो 20 दे रखा है, घपला हो सकता है। अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की सही जानकारी नहीं ली है ना तो इस सवाल को आप गलत कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। A person X sells an article of ₹100 with a loss of 10% to the person Y, मतलब कि कोई व्यक्ति X है 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि के साथ Y को बेच देता है। Y sells it at a gain 10% to another person Z, मतलब कि बाई उस वस्तु को 10% के लाभ पर, गेन मतलब क्या होता है, लाभ पर जेड को बेच देता है। पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द प्राइस एट बाई सोल्ड द आर्टिकल टू जेड, मतलब कि बाई ने किस मूल्य पर वस्तु को जेड को बेची। दोस्तों हिंदी में भी यही दिखा है। एक व्यक्ति एक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति बाई को बेच देता है। बाई उस वस्तु को 10% के लाभ पर व्यक्ति जेड को बेच देता है। बाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची। दोस्तों आप सवाल पढ़ते जाओगे ना, आंसर मिल जाएगा 99 रुपये। पता कैसे, आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति जो है एक्स जो है 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से बाई को बेचता है। आप मुझे बताओ 100 रुपए की वस्तु है, समझे, यहाँ एक्स है, एक्स जो है वो बाई को कितना देता है, 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि, 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है, मतलब कि बाई को जो है वो कितने बेच देता है, 90 रुपये में बेच देता है। भाई 100 में से 10 गया 90। अब बाई क्या करता है, जेड को क्या करता है, 10% के लाभ पे बेचता है, 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। 90 का 10% कितना होता है, 90 गुणे 10/100 मतलब 9 के लाभ पर बेचता है। 90 बाई जो है जेड को कितने में बेचता है, 9 रुपये प्रॉफिट पर। 90 + 9 कितना, मतलब 99। पूछ ये रहा है कि बाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची। देखो जेड को किस रुपये में बेची बाई ने कितने बेची, 99 में। दोस्तों ये ओरली हो सकता है यार, आप थोड़ी सी अगर परसेंटेज में माहिर हो तो चीज़ें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही सेकंड आपने सवाल पढ़ा, बस आंसर मारो, यही है जादू। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। विच इज अ प्लेन इन द फॉलोइंग, मतलब कि निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है। दोस्तों कौन सी समतल है, बहुत ही आसान है। आप मुझे बताओ, पेपर शीट मतलब कागज हमारा एक क्या होता है, समतल होता है। गिलास क्या होता है, गिलास का भी समतल होता है। गिलास तो भाई साहब ऐसा होता है, या तो फिर ऐसा भी होता है गिलास एक हमारा, अगर आपने देखा हो। गिलास हमारा क्या होता है, ऐसा। ये समतल तो है नहीं। सिलेंडर तो आपको पता ही होगा, बेलन जो मान लो रोटी वाला, वही बेलन मान लो। ये क्या होता है, सिलेंडर होता है। बॉल क्या होता है, गोल होती है। ये समतल तो होती नहीं। पेपर शीट क्या होती है, हमारी समतल होती है। बहुत ही आसान सवाल है। कागज क्या हमारा एक समतल होता है, समझे। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू, मतलब कि निम्न में से असत कथन है, समझे। निम्न में से असत कथन कौन सा है, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। मतलब कि द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। बिल्कुल सही है। एक पॉइंट है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 रेज गुजर रही हैं। 2 रेज गुजरने वाले को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, थीटा। ये चीज सीख गए। मतलब कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को क्या बोलते हैं,
एंगल ही बोलते हैं। ये चीज़ सही है, परफेक्ट है। आपको क्या देखना है, कौन सा कथन असत है। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, बिल्कुल भी सही है। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, ये ध्यान रखना, बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ये बंद वाली आकृति क्या है हमारी, त्रिभुज है, ये भी सही है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भाई साहब सिर्फ घिरी आकृति को त्रिभुज नहीं कहते हैं। ये देखो घिरी आकृति है, कोई दिक्कत नहीं, 3 रेखाखंड है, कोई दिक्कत नहीं, घिरी आकृति है, कहीं नहीं है। ये घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज थोड़े ना बोलते हैं, कि बंद आकृति को बोलते हैं, बंद आकृति को बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है कि त्रिभुज की किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा तो। अब मुझे बताओ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही कथन असत हो गया। बात की सब सही हो। आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। इन अ राइट एंगल द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज सेम एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल। दोस्तों बिल्कुल भी सही है। दोस्तों ये फैक्चुअल डाटा था, ये एग्जाम में आता ही है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना मैथ्स की, तो आप ये फैक्चुअल डाटा को आप बहुत ही मजाकी वे में सॉल्व कर सकते हो। भाई साहब अगर आपने ट्रायंगल की परिभाषा पढ़ी होगी ना, क्या कहता है, किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज को बोलते हैं। जब तक बंद आकृति नहीं होगी तो आप किसी भी प्रकार से ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ पसंद आया होगा। दोस्तों कल हम करेंगे 20 से 30 सवाल। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आपका चैनल ग्रो हो सके। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।